नमस्कार, राम राम। आज हिंदी के अत्यंत ही महत्वपूर्ण और एक अर्थ में अद्वितीय लेखक, विचारक, चिंतक निर्मल वर्मा की पुण्यतिथि है। निर्मल वर्मा मेरे प्रिय लेखकों में से एक हैं। एक बार पहले भी मैंने उनके ऊपर एक छोटा सा वीडियो बनाया था, लेकिन निर्मल वर्मा को पढ़ा जाना मेरे हिसाब से हर भारतीय के लिए आवश्यक है। जिन्हें भी साहित्य में रुचि है उन्हें निर्मल वर्मा को अवश्य ही पढ़ना चाहिए। निर्मल वर्मा न केवल एक विलक्षण कथाकार, उपन्यासकार हैं, बल्कि एक अद्भुत चिंतक, विचारक हैं। उनके जो निबंध हैं, वैचारिक निबंध, उन सब निबंधों को पढ़ने के बाद हम ये सहज अनुभव करते हैं कि उनकी दृष्टि जितनी निर्भ्रांत और जितने निर्भीक हैं, वे अपने स्वर में किसी भी बात को कहते हुए कुछ लाग लपेट नहीं। और सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह कि वे पूर्व और पश्चिम यानी भारतीय सभ्यता संस्कृति और यूरोप, अमेरिका, पश्चिम की जो संस्कृति है उसको भी बहुत ही सूक्ष्मता से समझने वाले चिंतक, विचारक हैं। उन दोनों ही सभ्यता संस्कृतियों के प्रति उनके जो विचार हैं उन्हें सुनना, उन्हें पढ़ना हमारे लिए अत्यंत ही आवश्यक हो जाता है। मुझे निर्मल वर्मा इसलिए बहुत अधिक पसंद आते हैं कि निर्मल वर्मा में स्मृति के नष्ट हो जाने की पीड़ा सबसे अधिक है। स्मृति जिसे हम कहते हैं, जिसे हम भारतीयता से जोड़ करके देखते हैं। कृपया मेरे इस वीडियो के समाप्त होने तक बने रहें ताकि आप हिंदी के एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण कथाकार, लेखक, विचारक से परिचित हो सकें। यद्यपि निर्मल वर्मा किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन तब भी हिंदी में पाठक वर्ग का जो एक समाज है वह कई अर्थों में बहुत सारे महत्वपूर्ण कवि, लेखकों से अनभिज्ञ रहता है और वह कम पढ़ता है, जबकि वह एक विशाल समाज है। करोड़ों करोड़ की संख्या में लोग हैं हिंदी में पढ़ने वाले, लेकिन साहित्य के प्रति उतनी ललक नहीं है जितनी कि कई क्षेत्रीय भाषा के पाठकों में होती है। तो मैं ये कह रहा था कि निर्मल वर्मा में स्मृति के नष्ट हो जाने की जो पीड़ा है वो सबसे घनी, सबसे गहन है। आप उनकी कहानियां पढ़िए, आप उनके उपन्यास पढ़िए, आपको सतत ये अनुभव होगा कि स्मृति उनके जीवन में कितनी महत्वपूर्ण है। स्मृति एक बहुत ही गहन, गंभीर शब्द है जिसे हम किसी तात्कालिक या स्थूल याद से जोड़ करके नहीं देखते हैं, बल्कि स्मृति को हम एक सातत्य में देखते हैं कि जो हमारे पूर्व में घटित हुआ, जिसकी वर्तमानता को हम अनुभव कर सकते हैं। स्मृति इसीलिए भारतीय सभ्यता में अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। स्मृति और श्रुति हम कहते हैं। तो उस स्मृति को सबसे अधिक घटते हुए, उस स्मृति के नष्ट हो जाने का सबसे अधिक जो शोक है, जो सबसे अधिक पीड़ा है, वह निर्मल वर्मा के साहित्य में है। इसलिए निर्मल वर्मा बार बार पढ़े जाने वाले एक महत्वपूर्ण कथाकार हैं। मेरी दृष्टि में उनका सबसे जो विलक्षण उपन्यास है वह अंतिम अरण्य है। वह उनका अंतिम उपन्यास भी है। अंतिम अरण्य की कथा से जो लोग परिचित हैं वे जानते होंगे कि वो एक ऐसे वृद्ध की कहानी है जो रिटायर्ड कलेक्टर है, ऑफिसर, जो कि पहाड़ पर रहता है और अपने जीवन के उत्तरार्ध में वह किसी ऐसे व्यक्ति की खोज में है कि जो उसके साथ रह सके, उसके साथ समय बिता सके, उसकी बातें सुन सके, वो जो कहता है उसे टाइप कर सके। तो लेखक जो है वह वहाँ उपस्थित होते हैं, एक टाइपिस्ट, एक सहायक के रूप में, और एक ऐसे अनजाने व्यक्ति और एक ऐसे वृद्ध के बीच के संबंध जो वह लेखक देखता है, जो अनुभव करता है, उसे बयां किया है। उसमें पात्र बहुत कम है, लेकिन वह एक ऐसा अतीन्द्रिय कथालोक है जिसे हम बार बार पढ़ते हैं। मैंने व्यक्तिगत रूप से अपने जीवन में किसी एक उपन्यास को सबसे अधिक बार अगर पढ़ा है तो वह अंतिम अरण्य ही है। उसके अलावा 2-3 और उपन्यास हैं, जैनेन्द्र का त्यागपत्र और कुछ एक रूसी उपन्यास, जिन्हें बार बार पढ़ने को हम प्रवृत्त होते हैं। अल्बेर कामू के भी 2-3 उपन्यास हैं, प्लेग और अन्य। लेकिन निर्मल वर्मा की हम बात कर रहे हैं, चूंकि आज उनकी पुण्यतिथि है, तो अंतिम अरण्य का एक हिस्सा है जो कि अंत है, जो अगर आप लोग परिचित हैं निर्मल वर्मा के कथा साहित्य से और अंतिम अरण्य उपन्यास से, तो उसमें जब उस वृद्ध की मृत्यु हो जाती है और वह जो उसका नायक है, जो प्रोटैगनिस्ट जैसे हम कहते हैं,
वह उस व्यक्ति का अस्थि विसर्जन करने के लिए सरपा नदी के पास अकेला पहुंचता है। तब उसका पीछा कर रहा होता है एक व्यक्ति, एक रहस्यमय व्यक्ति, पंडित है, पुरोहित है, और वो बार बार कुछ संकेत करता है तो इसके मन में खीज उठती है जो यह जो व्यक्ति है, लेकिन उसके आग्रह को यह टाल नहीं पाता। और जो कि चावल का जो पिंड बना करके ले आया है वह नायक, उसे जब वह परोसता है तब एक घटना होती है कि वह व्यक्ति कौवों को बुलाता है। मैं वह अंश आपको पढ़ करके सुनाता हूँ, आप कृपया धैर्यपूर्वक बने रहिए ताकि निर्मल वर्मा के कथा शिल्प से आप परिचित हो सकें, समझ सकें कि वो कैसे रचते थे। काले डैनों को फड़फड़ाता हुआ वह धीरे धीरे चावल के उन सफेद पिंडों की तरफ आ रहा था जो नदी के किनारे चौकोर पत्थर पर रखे थे। देखते देखते उसके पीछे एक दूसरा कौवा, फिर तीसरा, फिर चौथा, और एक काले बवंडर में बहते हुए चले आए। पत्थर के चारों ओर एक गोल पंगत बनाकर बैठ गए। सफेद गीले पिंडों पर उनकी लंबी चमकती चोंचें डिबिया सी खुलती बंद हो जाती। शहरी कौवों की तरह न सतर्क न चौकस, हमारी ओर से निरासक्त, अपने में तल्लीन। ये एक छोटा सा पैराग्राफ है। उसमें यह आगे कहता है पुरोहित कि मुझे मालूम था आप पूछेंगे, जो आता है बस यही पूछता है, ये आपको कौवे लगते हैं? जरा ध्यान से देखिए। उनकी आवाज अचानक धीमी पड़ गई। आप सोचते हैं ये अपनी भूख मिटाने आए हैं? वे उन तृष्णाओं को चुगने आते हैं जो लोग पीछे छोड़ जाते हैं। ये न आते तो जिन्हें आप साथ लाए हैं उनकी प्रेतात्मा भूखी प्यासी भटकती रहती। आप क्या सोचते हैं कि देह के जलने के बाद मन भी मर जाता है? आपको मालूम नहीं कितना कुछ पीछे छूट जाता है। आप सौभाग्यवान हैं कि मैंने बुलाया और ये आ गए। कभी कभी तो लोग घंटों बाट चोहते रहते हैं और ये कहीं दिखाई नहीं देते। बाद में जब कौवे जाने लगते हैं, उस समय का जो पैराग्राफ है वह भी अत्यंत ही विलक्षण है, जिसमें वो कहते हैं कि हवा में सरसराहट सी हुई थी, जैसे किसी ने उसे झटका देकर हिला दिया हो। हम दोनों की आंखें एक साथ ऊपर उठी थीं। उनके अतिथि एक साथ पंख फड़फड़ाते हुए ऊपर उठ रहे थे और एक एक करके हमारे सिरों के ऊपर से गुजर रहे थे, इतने निकट से कि कभी कभी उनके पंखों का उड़ता हुआ स्पर्श सिर और माथे पर एक झुरझुरी सी गरमाई छोड़ जाता था। फिर सहसा उन्होंने एक उड़ान भरी और वे नदी के पार दिखाई दिए, जहां एक को दूसरे से अलग कर पाना असंभव था। एक बार वे नील विस्तीर्ण आकाश के आलोक मंडल में काली चमकीली कौंद में दिखाई दिए और फिर पहाड़ियों के पीछे जहां से नीचे उतरे थे हमेशा के लिए लोप हो गए। फिर कुछ भी दिखाई नहीं दिया। ये निर्मल वर्मा का गद्य है, उसका शिल्प। उनका जब हम गद्य पढ़ते हैं तब ऐसे अनेक पंक्तियां हमारे सामने आती हैं और हमारे बदन में सिहरन सी हो जाती है। एक निबंधकार के रूप में निर्मल वर्मा अत्यंत ही महत्वपूर्ण हैं, बड़े विलक्षण चिंतक हैं। उन्होंने राष्ट्रवाद, धर्मनिरपेक्षता, धर्म की अवधारणा, समाज कैसा हो, लेखक का कर्तव्य क्या होना चाहिए, लेखक का दायित्व क्या होना चाहिए, कहानी विधा कैसी है, क्यों है, उत्तर पश्चिम पूर्व की तुलना, और उपन्यास में जो उपन्यास लिखा जाने लगा था 19वीं शताब्दी के आरंभ में, उन सब को लेकर के वे जो अपनी दृष्टि रखते हैं वह अनन्य दृष्टि है। उस तरह से भारत में हिंदी में 2-3 लेखकों ने लगभग विचार किया होगा मेरे हिसाब से। अज्ञे जी के बाद रमेश चंद्र शाह आदि का नाम लिया जा सकता है। तब भी मैं यह मानता हूं कि निर्मल वर्मा की तरह अचूक दृष्टि से संभवतः कोई भी वो पड़ताल न कर सका जो कि उन्होंने अपने निबंधों में किया। उन्होंने निर्भ्रांत होकर के इन सभी विषयों पर लिखा है, धर्मनिरपेक्षता पर, राष्ट्रवाद पर, भारत के प्रति जो उनकी दृष्टि है उसके ऊपर। और वे कभी भी इस चक्कर में नहीं पड़ते कि उनका एक अकादमिक लेखक के रूप में सर्टिफिकेट जो है वह कैंसिल होने वाला है, इसलिए वे उन्हें नहीं बोलना चाहिए। वे खुल करके बोलते हैं और इसी कारण उन्हें जो है बहिष्कृत भी कर दिया गया था एक समय इन लॉबिस्ट के द्वारा। उन्हें संघी और ये सब कह करके अपमानित किया गया था। जब उन्होंने कश्मीरी हिंदुओं को भगाए जाने और उनके साथ निर्दयता निष्ठुरता किए जाने का विरोध किया था और मंच पर खुल करके बोला था, तब यह घटना हुई थी। इसलिए निर्मल वर्मा हमारे समय के अत्यंत ही महत्वपूर्ण लेखक, विचारक, चिंतक के रूप में रहेंगे। उनका होना हिंदी का सौभाग्य है।
यह एक दुर्भाग्य है कि हिंदी में जो कुछ बड़े कवि लेखक हुए उन्हें कोई बड़ा वैश्विक सम्मान नहीं मिला। यद्यपि निर्मल वर्मा विश्व की कई भाषाओं में अनुदित हुए हैं और यूरोप में भी लंबे समय तक रहे हैं। एक दो बार वे नोबेल के लिए नॉमिनेट भी हुए थे। उन्हें अवश्य ही यह पुरस्कार दिया जाना चाहिए था। जैसे कि मेरा व्यक्तिगत जो मत है वह यह है कि जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, ज्ञेय और हजारी प्रसाद द्विवेदी और निर्मल वर्मा जैसे लोग विलक्षण लेखक, विचारक हैं। ये सब किसी भी पुरस्कार से अछूते रह जाने वाले व्यक्ति नहीं थे, लेकिन दुर्भाग्य से इन्हें नहीं दिया गया। तो मैं अपनी बात को यहाँ समाप्त करता हूँ, लेकिन आप सबसे आशा करूँगा कि आप निर्मल वर्मा की कहानियाँ और उनके उपन्यास अवश्य पढ़ें। वे दिन, अंतिम अरण्य और रात का रिपोर्टर आदि हैं, और उनका निबंध जो है वो कई भागों में छप करके आया है। शताब्दी के ढलते वर्षों में आदि, अंत और आरंभ आदि पुस्तकें हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, और हम अपने लेखक को नमन करते हैं। आज उनकी पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं।